राजनायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर AP एजुकेशन पर। आज हम सभी एक छोटा टॉपिक परंतु महत्वपूर्ण, इससे आपकी परीक्षा में कथन के रूप में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और सीधे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज पढ़ेंगे चिंतन के बारे में। चिंतन भी एक बड़ी प्रक्रिया है किसी भी विषय को सीखने की, और बालक का एक विशेष गुण भी है। तो उसकी चर्चा हमेशा होती है और हमेशा उससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ना शुरू करते हैं चिंतन के बारे में। क्या है चिंतन भाई, समझें इसको। तो कहा गया चिंतन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्त रूप में सामने नहीं दिखती, अपितु यह अव्यक्त होती है। हम किसी कार्य व्यवहार के रूप में यह प्रदर्शित नहीं करते कि हम चिंतन की अवस्था में हैं, परंतु हम किसी विषय पर सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं। तो वह जो प्रक्रिया है, वह व्यवस्था जो है, वह हम दिखाकर नहीं करते। इसलिए कहा गया चिंतन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। विटेकर महोदय कहते हैं कि चिंतन जो प्रारंभ होता है, उस चिंतन के प्रारंभ होने की पहली जो अवस्था है वह समस्या समाधान है। कोई समस्या जब सामने व्यक्ति के आती है, तब व्यक्ति चिंतन करना प्रारंभ करता है उस समस्या के समाधान के लिए। आगे पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का पहला स्टेप है। मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस चिंतन की प्रक्रिया में जब हमारे सामने कोई समस्या आई या हम किसी विषय को सीख रहे हैं, तो उस समय चिंतन की प्रक्रिया में होता क्या है, कैसे हम चिंतन करते हैं, या कोई बालक किस प्रकार से चिंतन करता है। तो वह चिंतन में प्रतीकों एवं प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। प्रतीकों एवं प्रतिमाओं, आपको मैंने जब पूर्व में पढ़ाया था संज्ञानात्मक विकास और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जब बालक प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से सीखता है, तो वह प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से प्रतीक और चिन्ह, प्रतीक हुबहू उसका इमेज कहते हैं, जैसे आप मेरी इमेज बनाए, चिन्ह जो बनाया जाएगा वह चिन्ह उस तरीके से नहीं बनेगा। बॉयज़ का चिन्ह बन जाता है, गर्ल्स का चिन्ह बन जाता है, मेल का एक हम साइन बना देते हैं, एक फीमेल का साइन बना देते हैं। तो परंतु इमेज कैसी होती, इमेज एक प्रॉपर होती है, वह एकदम वास्तविक चित्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो चिंतन में वास्तविक और अवास्तविक या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के जो वस्तुएं हैं, उनके बीच में एक संबंध बनाकर और उस तरीके से मानसिक जोड़ तोड़ करने का कार्य किया जाता है, वह चिंतन की प्रक्रिया कहलाती है। इसी पर 2014 यूपी टेट की परीक्षा में पूछी गई एक परिभाषा, जिसका प्रतिपादन किया रॉस महोदय ने कहा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। मैंने भी आपको बताया ना ऊपर कि संज्ञान के विकास में चीज़ों को, संज्ञान का मतलब मैंने पहले पूर्व में आपको बताया है कि संवेदी अंगों से सूचनाओं को प्राप्त कर उन पर मानसिक संक्रिया करना। कोई भी बात, कोई भी विषय हमें अपने संवेदी अंगों से प्राप्त हो रही है, उन संवेदी अंगों से सूचनाएं जो प्राप्त हो रही है वह हमारे समझ में आ रही है और हम विचार कर पा रहे हैं उस पर, तो हम कहते हैं ये संज्ञान का कार्य हो रहा है। और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी होता है, चीज़ों को सिखाते हुए भी चलते हैं। तो रॉस महोदय ने कहा क्या चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। संज्ञानात्मक पक्ष का एक भाग वह भी है जो समाज वातावरण के संपर्क में आकर वो सीखता है, एक वह भाग है जिसमें वह स्वतः मानसिक चिंतन करता है। तो चिंतन जो है वह उसका मानसिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। एक और महोदय की बात अगर हम देखें और इसको कंप्लीट करें, तो कांगन तथा हेमैन ने कहा क्या प्रतीकों, प्रतिमाओं, संप्रत्यय, नियमों तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जो भी कॉन्सेप्ट आपका है, जो रूल आपने, जो नियम, बातें, सभी चीज़ें सीखी हैं, उन सभी बातों को सीखकर उनका उपयोग करना किसी एक नई समस्या समाधान के लिए, उसको चिंतन कहा जाता है। अब कई प्रकार से व्यक्ति सोचता है, कभी किसी समस्या में आकर सोचता है, कभी बिना समस्या रख के भी सोचता है, चिंतन करता है। तो क्या हमेशा समस्या पर ही व्यक्ति चिंतन करेगा क्या? तो इसके लिए आगे बताया गया कि चिंतन कितने प्रकार का होता है।
तो कहा गया चिंतन जिम्बार्डो तथा रुक साहब थे। जिम्बार्डो तथा रुक महोदय ने चिंतन के दो प्रकार बताए। एक को बताया स्वली चिंतन या ऑटोइस्टिक थिंकिंग और दूसरे का नाम दिया यथार्थवादी चिंतन। स्वली चिंतन या ऑटोइस्टिक थिंकिंग को उन्होंने कहा वैसे चिंतन को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। स्वप्न, दिवा स्वप्न, अभिलाषाएं, कल्पित चिंतन, या कह सकते हैं आप कि एक ऐसा चिंतन जिसमें कल्पना की बहुलता होती है। काल्पनिक चिंतन है, सोच रहे हैं, मन में जो है बातें आ रही हैं, बस विचार विमर्श हो रहा है, बोल नहीं रहे हैं, बस सोच रहे हैं, तो वह चिंतन कहलाता है स्वली चिंतन या ऑटोइस्टिक थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इसी प्रकार का चिंतन ना होकर के एक प्रकार का और चिंतन होता है जिसको नाम दिया यथार्थवादी चिंतन। जब व्यक्ति किसी वास्तविक समस्या से संबंधित कोई बात पर सोच विचार करता है, जैसे कहा गया यथार्थवादी चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है और उसके आधार पर किसी समस्या का समाधान निकाला जाता है, तो उस प्रकार के चिंतन को हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। देखो, सोचना वह भी है, इसको आप स्वली चिंतन को कल्पना भी कह सकते हैं। कल्पना भी आपके चैप्टर में है, वो भी आप पढ़ते हैं। तो कल्पना और चिंतन में क्या अंतर है? कल्पना और चिंतन में यही अंतर है कि कल्पना की जाती है, कल्पना समस्या से संबंधित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, सीधी सी बात है। तो यथार्थवादी चिंतन को यदि आगे हम बात करें तो इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। एक है अभिसारी चिंतन, दूसरा अपसारी या सृजनात्मक चिंतन, ये तीसरा आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी क्या होता है? एक आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जैसे याद बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चिंतन के प्रकार, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या था? जो बल केंद्र की ओर लगता है वह अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल लगता है, और अपकेंद्र बल जो बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है वह अपकेंद्र बल कहलाता है। इसी प्रकार से अभिसारी चिंतन जो है वह दिए गए तथ्यों को, याद कहें अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, और अभिसारी चिंतन में दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। कोई बात निगमन और आगमन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, शिक्षण विधि है निगमन और आगमन। मान लीजिए आज आपको मैंने किस विधि से पढ़ाया, आज आपको मैंने कैसे किस विधि से पढ़ाया, अभी आप स्वयं बताएंगे कि मैंने एक चैप्टर लिखा और चैप्टर लिखने के बाद उसकी विशेषताएं बताना शुरू कर दी। दूसरा एक प्रकार पढ़ाने का था कि मैंने आपको कुछ विकल्प दिए, कुछ उदाहरण दिए, या फिर कुछ एक ऐसी बातें कही कि आप बताइए जब आप किसी समस्या में होते हैं या कभी आप खाली बैठते हैं तो आपके मस्तिष्क में कुछ विचार आते होंगे कि आखिर ये दुनिया कैसे बनी, आखिर ये कैसे इतने सारे आविष्कार हुए। तो मैं पूछूं कि आखिर आपने क्या कार्य किया, तो आप कहेंगे सर लोग चिंतन करते हैं, सोचते हैं। अच्छा, सोचते हैं, सोचने में क्या होता है? क्या हमेशा किसी रियल बात पर ही सोचते हैं? तो कहा नहीं सर, ऐसा भी होता है कि हम बिना बात के भी अपने मन मस्तिष्क में खोए रहते हैं, लेकिन कभी समस्या आती है तब भी हम चिंतन करते हैं। तो धीरे धीरे आपको मैं टॉपिक की ओर ला रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आज हमारा यही टॉपिक है कि आखिर किस प्रकार से व्यक्ति चिंतन करता है, उसकी हम चर्चा या उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो आपको मैंने किस प्रकार से बताया है। दूसरा जो प्रकार है वो आगमन प्रकार है, पहला जो प्रकार है वो मैंने निगमन बताया है। तो आज मैंने आपको निगमन के तरीके से पढ़ाया, यानी कहा मैंने कि आज हम चिंतन को पढ़ेंगे। चिंतन विषय आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, उसको हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, और उसको पढ़ना हमने प्रारंभ किया, यानी सामान्य से विशेषता की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपने कभी जब पढ़ा है कि फला विषय शिक्षा, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की विशेषताएं, तो विशेषताएं तो बाद में पढ़ते हो ना, तो सीधे विशेषताएं सामान्य लिखा और सामान्यता से विशेषता की ओर आ गए, और विशेषता में आते आते अब उदाहरण देते हो। आगमन में विशेष से सामान्य की ओर आता है। आप थोड़े थोड़े उदाहरण पहले से दे दिए, अब आप सामान्य यानी शब्द पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो निगमन चिंतन है, यानी दिया गया जो लाइन है, दिए गए जो शब्द हैं, उन्हीं शब्दों और दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना जो आपको होता है, वह आपका अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। आगे की बात करें, अपसारी चिंतन क्या है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
अपसारी चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। सीटेट 2015 में पूछा गया कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसे कहा जाता है, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपसारी चिंतन को भी कहा जाता है। गिलफोर्ड ने इसे सृजनात्मक चिंतन भी कहा है। तो अपसारी का मतलब क्या हुआ? कोई बात आपको कही गई उस, या फिर आप सीधे कहिए अपसारी प्रकार के प्रश्न अगर जानना चाहते हैं बच्चे के अपसारी चिंतन के बारे में, तो आप उसे कहेंगे कि आप किसी एक यात्रा विवरण का जिक्र करिए। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप इस समय कोविड-19 का समय है, इस कोविड-19 के वैश्विक समय में कोई इसके समाधान का जवाब दीजिए, आप अपने शब्दों में लिखिए। तो वह अपने प्रकार से अपने मौलिक विचारों को सोचता विचारता हुआ आगे बढ़ेगा, तो वह उसका अपसारी चिंतन होगा, सृजनात्मक चिंतन होगा। सृजनात्मकता के लिए पहली शर्त यह है कि वह मौलिक होना चाहिए, वह वास्तविक होना चाहिए, वह उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया होना चाहिए जिसका वह दावा कर रहा है। ठीक है, तो ये अपसारी चिंतन हो गया, जिसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। सीटेट 2015 में ये पूछा भी गया और कई प्रकार से और भी पूछा गया। तीसरा प्रकार है आलोचनात्मक चिंतन। ये तीनों प्रकार अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक तीनों यथार्थवादी चिंतन से संबंधित हैं। आलोचनात्मक चिंतन क्या है? आप अक्सर आपने सब्जी खरीदते वक्त देखा होगा कि ये बैंगन खरीदा तो बैंगन देखा काना तो नहीं है, अच्छा ठीक है, एकदम एक एक छांट के टमाटर रखते हो तो बैंगन रखते हो। तो वो क्या है? कोई भी तथ्य स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोषों को जानना। आलोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु या घटना या तथ्य की सच्चाई को जानने के लिए उसके गुण दोषों की परख करता है, और गुण दोषों की परख करनी भी चाहिए। कोई भी बात है, हाँ ठीक है, कोई लेना है, कोई बात स्वीकार करनी है, हाँ ठीक है ले लिए, चलो, ऐसा नहीं, उसके गुण दोष को जानना चाहिए। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में पूछताछ करना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ लोग कम पूछताछ करते हैं। तो एक प्रकार से लोगों का यह स्वभाव भी हो सकता है। तो आपने पढ़ा अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन। अब हम बालक में किस प्रकार से चिंतन की प्रक्रिया को विकसित करें कि बालक को स्वतः सोचने या विचार करने की शक्ति विकसित हो सके, तो कहा गया कि चिंतन के साधन, चिंतन की प्रक्रिया कुछ खास साधनों के माध्यम से तेजी से होती है। वह कौन कौन से साधन है भाई देखें। तो कहा गया चिंतन की प्रक्रिया में सबसे पहली शुरुआत होती है किससे? समस्या, कोई प्रश्न, ऐसा कोई प्रश्न दीजिए जिसमें उसको अपने आप से सोचना हो। तो पहला तो समस्या, ये क्वेश्चन भी पूछा गया रीट 2019 में। दूसरा प्रतिमा, कोई प्रतिमा आप दिखाइए और ये बताइए, इस प्रतिमा से संबंधित आप अपने विचार लिखिए। आपने सुभाष चंद्र बोस का एक चित्र रखा सामने और कहा कि ये कौन है, इनके बारे में आप बताइए। भाषा, भाषा के विषय में भी पूछा गया, हरियाणा टेट में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन से चिंतन के सहायक हैं। ठीक है, तो भाषा चिंतन में सहायता करती है। भले आपको मैंने भाषा एवं विचारों के सिद्धांत यानी चॉम्स्की के सिद्धांत में जब आपको मैंने बताया था, इसको लेकर 3 से 4 प्रकार की धारणाएं हैं। कोई कहता है प्रभावित करता है, कोई कहता है नहीं प्रभावित करता है, कोई कहता है पहले शैशवावस्था में बाल्यावस्था में प्रभावित करता है, बाद में नहीं करता है। वो सब मैंने आपको भाषा एवं चिंतन चॉम्स्की का जो वीडियो है उसमें बता रखा है। फिलहाल कंक्लूजन रूप में भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। आप बोलेंगे, जो आपके शब्द है, शब्दकोश भी आपके चिंतन के लिए आवश्यक होते हैं। और आखिरी प्रकार जो आपसे अगर कहा जाए तो संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति, यह भी किसी भी व्यक्ति के चिंतन का एक बड़ा कारक हो सकते हैं, किसी भी बालक को सोचने के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद हम लोग अभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइए, क्योंकि यह आपका नैतिक दायित्व है, बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में विशिष्ट बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिसमें हम लोग मंदबुद्धि, मानसिक मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, श्रवण दोष, दृष्टि दोष, वाक दोष, अधिगम निर्योग्यता, सब पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा मनोविज्ञान का, आप चिंता मत करिए।
चलिए मिलते हैं तब तक अगले लेक्चर में।